नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाल आईपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1039वां दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबका पुनः अभिनंदन। Am I audible? डॉक्टर मोहम्मद इरफान सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Am I audible? यस मैडम। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। ओके ओके ओके। आज के इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है होम्योपैथी के क्षेत्र के प्रख्यात शिक्षाविद एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद इरफान। डॉक्टर इरफान ने बीएचएमएस की उपाधि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर से तथा एमडी होम्योपैडियाट्रिक्स मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपको होम्योपैथी चिकित्सा में 2 दशकों से अधिक का नैदानिक अनुभव एवं 1 दशक से अधिक का अध्यापन अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षक बाल रोग विभाग जीआईएमएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हैदराबाद में कार्यरत हैं तथा पीजी गाइड एवं परीक्षक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। आपने पैलिएटिव केयर, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस तथा हेल्थ रिसर्च एथिक्स जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूर्ण किए हैं। शोध एवं अकादमिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निसंदेह आज आपके विचार हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणास्पद सिद्ध होंगे। मैं सादर डॉक्टर मोहम्मद इरफान जी का स्वागत करती हूँ तथा उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। आज का आपका विषय है होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ बेलेनोपोस्थाइटिस। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, यू आर ऑडिबल, क्लियर आपकी आवाज। अभी दिख रहा है मैडम? यस यस सर, आपके स्लाइड्स दिख रही है। स्लाइड शो हो रहा है? यस, मूव कीजिए, नेक्स्ट देखती हूँ स्लाइड शो हो रहा है। यस यस सर, इट्स मूविंग। सो आज का जो विषय है इस पर मैं मेरा अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ बेलेनोपोस्थाइटिस। आज के व्याख्यान में 2 केसेस मैं डिस्कस करूंगा जिसके बारे में पूरी जानकारी, केस के बारे में जानकारी देने के बाद फिर उसके बाद होम्योपैथिक के ऑब्जर्वेशन कितना महत्वपूर्ण है, को भी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए ऑब्जर्वेशन कितना महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन कितना महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद रेफरेंस कैसे करना है और क्या, और जो सिम्टम हमने देखा है या फिर उसका ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है उसको रेपर्टरल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर उसको कैसे ढूंढना है, और उसके बाद फिर मटेरियल मेडिकल रेफरेंस देख के उसका आउटकम कैसे देखना है इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक केस है, ये 22 वर्षीय पुरुष जो हमारे अस्पताल में आए थे। ये बचपन से हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे थे। कम से कम 14-15 साल की उम्र से हमारे पास पेशेंट है। और जब भी इस बार ये नवंबर को जब ये आए थे नवंबर में, तो उनको 2-3 दिन से काफ़ी कठिनाई हो रही थी यूरिन पास करने में, और यूरिन में जलन भी बहुत थी पेशाब में। और जब ये आप हमारे पास आए थे, उनको बाहर के किसी डॉक्टर ने बोला था कि आप, क्योंकि उनको पेट में भी दर्द था, उसके साथ जलन के साथ साथ पेट में भी दर्द था, तो इसलिए उन्होंने
उनको स्कैनिंग के लिए बोला था और हमारे अस्पताल में स्कैनिंग करने के लिए आए थे और मेरे से मिलने से पहले स्कैनिंग करा के आए। तो स्कैनिंग में तो कुछ ख़ास निकला नहीं, तो इसलिए मैंने सिम्पटम्स देखने के बाद उनको ब्लड पिक्चर कराने बोला और यूरिन कल्चर कराने बोला। तो ब्लड पिक्चर में तो जैसा आप देखते हैं यहाँ पे 14,900 सेल्स थे टोटल डब्ल्यूबीसी और यूरिन के सैंपल में 15 से 24 तक पस सेल्स थे। और ये जब कंप्लेंट्स लेकर आए थे तो उनका मुख्य कंप्लेंट ये था कि उनको जलन बहुत हो रही है और प्रीप्यूस जो है आगे लिंग के जो आगे स्किन रहता है वो पीछे जा नहीं रहा था। इसकी वजह से उनको पेशाब पास करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इसके साथ-साथ उनके जनरैलिटीज़ अगर देखते हैं तो थर्स्टलेस थे, डिस्टर्ब्ड स्लीप थी बिकॉज़ ऑफ द पेन और जनरलाइज़्ड वीकनेस भी उनको था। और इस सिम्पटम के साथ जब ये आए थे, तो पहले दिन उनका अगर हिस्ट्री देखते हैं तो पहले दिन उनको सिर्फ़ जलन थी और दर्द था। उसके बाद वो सूजन उसको डेवलप हुई थी। वो जो सूजन पहले नहीं थी, पहले जलन और तकलीफ़ हो रही थी, उसके बाद सूजन आई और धीरे-धीरे वो सूजन बढ़ती गई और तीसरे दिन हमारे पास आए थे। और उन्होंने जो बताया कि उसके साथ-साथ उनको पेशाब में पस की तरह भी दिख रहा है। तो इसके साथ वो जो सिम्पटम्स लेकर आए थे, तो हमने उसको एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिनेशन पे हमने देखा कि वो प्रीप्यूस काफ़ी सूजा हुआ है और उसके टिप पर थोड़े से क्रैक्स थे, कटा हुआ था और रिट्रैक्ट करना काफ़ी पैसिवली रिट्रैक्ट करना भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर एक एक्यूट इलनेस का है। तो एक्यूट इलनेस को एक्यूट सिम्पटम्स लेके उसको जनरैलिटीज़ में क्या चेंजेस हैं, वो अगर देख के उसकी टोटलिटी बनाना आवश्यक हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि जैसा कि ये आज के वेबिनार का जो शीर्षक है मेलानोपोस्थाइटिस। तो मेलानोपोस्थाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन जो ग्लैंड्स पेनिस का है, बेलेनाइटिस अगर बोलते हैं, और प्रोफ्यूज जो होता है, फोर स्किन होता है, उसको पोस्थाइटिस है। अगर सिर्फ ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन है तो वो बेलेनाइटिस हो जाएगा। अगर वो फोर स्किन का या फिर प्रोफ्यूज का जो इन्फ्लेमेशन है उसको पोस्थाइटिस बोलेंगे। और जब ये दोनों साथ में इन्फ्लेम्ड हैं तो उसको बेलेनोपोस्थाइटिस कहा जाता है। तो इसके कॉमन कॉजेस क्या है देखते हैं। अक्सर तो देखा जाता है कि इसको इन्फेक्टिव कॉजेस काफ़ी रहते हैं, कैंडिडा अल्बिकेंस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और अदर एनारोब्स भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि पुअर हाइजीन और ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। अगर उसका व्यक्ति का रोगी का इम्यूनिटी काफ़ी लो है, अगर वो हाइजीन बराबर से मेंटेन नहीं करता है तो उसको भी इन्फेक्शंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तीसरा चीज़ है नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव में अगर देखते हैं कि अगर काफ़ी टाइट पैंट्स अगर पहनते हैं तो उसकी वजह से भी कभी-कभी इरिटेशन की वजह से होता है, या गीले कपड़े पहनने से भी काफ़ी इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। और ट्रॉमा अगर होता है, कभी-कभी बच्चों में हम देखते हैं कि कभी खेलने-खेलने में कभी ज़ख्म हो जाता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ये फाइमोसिस होके उसके बाद मेलानोपोस्थाइटिस होने के चांसेस होते हैं। केमिकल्स अगर कोई हार्श सोप अगर कोई यूज़ करता है तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। और फाइमोसिस अगर होता है बच्चों में, अगर देखते हैं कि वो रिट्रैक्शन कठिन हो रहा है तो उसकी वजह से भी वो अंदर जो स्मेग्मा जमा होता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होके उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हमने इस केस में भी देखा कि रेडनेस रहता है। इन्फ्लेमेशन के काफ़ी पूरे साइंस से आ जाते हैं। रेडनेस होता है, फिर सूजन होती है, जलन, दर्द और डिफ़िकल्टी इन रिट्रैक्टिंग द फोरस्किन। तो ये और उसके साथ क्लिनिकल साइंस होते हैं, इडिमा जो रहता है और स्मेग्मा एक्युमुलेशन हो जाता है। स्मेग्मा पेशाब अगर पास करने के बाद अगर उसको साफ नहीं किया जाता तो वो डिपोजिशन होके उसमें स्मेग्मा जमा हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और ये स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन अगर ठीक वक्त पे, ठीक समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो उसको फिर पस लीकेज और अल्सरेशन के भी चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट अगर
या इलाज अगर सही वक्त पे नहीं हुआ तो अल्सरेशन के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो रोगी अक्सर कोशिश करता है कि उसको पीछे ढकेल के उसको वहाँ पे पेशाब साफ हो सके, तो उसकी वजह से भी अल्सरेशंस हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में अगर अल्सरेशन हो सकता है फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एंड रेयर केसेस में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है अगर वो ससेप्टेबल है, और उसके कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये जानकारी के साथ देखते हैं कि आगे हमने पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट का प्लान बनाया है और ट्रीटमेंट कैसे अप्रोच किया है। तो टोटलिटी अगर देखते हैं सिम्टम्स की, क्योंकि इस लड़का जो आया था, ये पेशेंट, तो उसको पेन ही मेन सिम्टम था, और उसके बाद जो हमने देखा कि पेन और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन के साथ, तो बाकी सब तो हमको टोटलिटी में अगर देखना है तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स को इंक्लूड करके एक टोटलिटी बना सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन है, इडिमा है, डिस्चार्ज है, टेंडरनेस है, ठीक है। तो ये अगर सिम्टम्स को हम टोटलिटी बनाते हैं, क्योंकि अगर जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि सब कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं, कॉमन सिम्टम्स की टोटलिटी बनाकर हम खो भी सकते हैं कि कौन सी दवाई देना है, कौन सी दवाई नहीं देना है। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि उसके अंदर अगर जनरलिटीज़ में अगर कुछ चेंजेस है, या फिर उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पेन का कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, या जलन का जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक कोई कंकॉमिटेंट है, या देखना है, या फिर अगर ये सब भी कॉमन में आते हैं तो फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या है वो अगर देखते हैं तो उसका भी टोटलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है, और उसके साथ साथ राइट सिमिलिमम खोजने में हमें सफलता मिलती है। तो इस टोटलिटी के साथ अगर रेपर्टराइजेशन किया जाए तो ये चार ही सिम्टम अगर देखते हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे रेमेडीज हमको मिलेंगे जो हमको घुमा सकते हैं एक खोज करने में। तो देखते हैं कि इसके रेपर्टराइजेशन के बाद क्या क्या रेमेडीज आए, उस पर एक ध्यान डालते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। एपिस मेलिफिका, सीवियर बर्निंग, स्टिंगिंग, जो चुभन, अगर किसी को आप लोगों में से किसी को मधुमक्खी ने कभी काटा है तो आपको एहसास होता है कि वो दर्द कैसा रहता है, एकदम चुभन जैसा जो दर्द रहता है, और उसके साथ साथ तुरंत वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होके फिर उसकी जो सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये सब, ये मेलानोपोस्टाइटिस में भी ऐसे ही पेन हो सकता है। तो अगर ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि चुभन जैसी हो रही है तो उसमें एपिस मेलिफिका महत्वपूर्ण दवाई हो सकती है। उसके साथ साथ स्कैंटी और पेनफुल यूरिनेशन है जो अगर स्टिल एक कॉमन सिम्टम भी हो सकता है। मर्क सॉल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है और वहाँ पे कट्स जो बढ़ते जाते हैं, और उसके साथ साथ उसका इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ के फिर उसमें सूजन और बढ़ जाती है, और वहाँ पे वो सुपर एडेड इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से वेसिकल्स भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि ये सिफिलिटिक रेमेडी है तो सिम्टम्स अक्सर देखा जाता है कि रात में एग्रीवेशन होता है। तो सब सिम्टम्स अगर रात में एग्रीवेशन है और पुरुलेंट डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन जो होता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से पुरुलेंट डिस्चार्ज जो आता है, इसमें मर्कसॉल का उपयोग कर सकते हैं। कैलेडियम भी एक अच्छी दवाई है बेलानोपोस्टाइटिस के लिए, जिसमें रेडनेस एंड सोरनेस होता है मगर ड्राइनेस मार्क्ड रहता है, और बाइटिंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान ही अगर बाइटिंग पेन है और ड्राइनेस काफ़ी देखने मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन अगर होता है और वहाँ पे इन्फेक्शन अगर डेवलप होता है तो मॉइस्टनेस रहता है, मगर कैलेडियम में देखेंगे तो उसमें ड्राइनेस काफ़ी मार्क्ड रहता है।
कैंथारिस। कैंथारिस हम सब जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कैंथारिस का, क्योंकि ऐसे केसेस में जिसमें यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है या फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो ऐसे सिम्टम्स में भी कैंथारिस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो अगर जलन और दर्द जो होता है, एकदम ठनकने वाला जैसा दर्द बोलते हैं, और उसके साथ साथ अर्जेंसी बहुत रहती है, यूरिनेशन की अर्जेंसी रहती है, मगर दिक्कत ये रहती है कि कठिनाई ये रहती है कि उसको यूरिन पास करने में बहुत सारी मुश्किलात या फिर कठिनाई होती है। और उसके साथ साथ अगर देखते हैं मर्क्सॉल में तो वेसिकल्स होते हैं या फिर ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर लाइक एकदम छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जैसे फॉर्म होते हैं कैंथारिस की वजह से या कैंथारिस के पेशेंट्स में। और एक इम्पॉर्टेंट दवाई जो है नाइट्रिक एसिड। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रॉस कर देता है और उसके साथ साथ वो अगले स्टेज में जाकर उसमें फिर अल्सरेशंस अगर फॉर्म होते हैं और अल्सर्स के अंदर एकदम शार्प स्प्लिंटर लाइक पेन्स होते हैं और डिस्चार्ज बढ़कर फाउल स्मेलिंग हो जाता है, और जो अल्सर्स रहते हैं उसको टच भी अगर करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है या फिर खून का जारी होता है, तो फिर उसकी वजह से भी ये नाइट्रिक एसिड ऐसे रोगियों में काम करता है। रस्टॉक्स देखते हैं कि अक्सर देखते हैं कि रस्टॉक्स हम जॉइंट कंप्लेंट्स में या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखते हैं कि इसका योगदान काफ़ी रहता है। रोज़ हम पेशेंट्स में रस्टॉक्स यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन रेमेडी है। मगर अगर इसको स्किन के कंडीशन में भी अगर देखते हैं तो रस्टॉक्स बहुत महत्वपूर्ण दवाई है स्किन कंडीशंस में, स्पेशली वेयर द पेन्स आर रिलीव्ड बाय वार्म एप्लीकेशंस। और इसके साथ साथ जो है रस्टॉक्स के साथ मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में रस वेनेटा भी इस्तेमाल किया है, जहाँ पे पेन इज बेटर बाय हॉट बाथ, हॉट बाथ वार्म एप्लीकेशंस। रस वेनेटा भी रस्टॉक्स की फैमिली का ही एक रेमेडी है जो बहुत अच्छे काम करता है ऐसे अक्सर स्किन कंडीशंस में। जब जहाँ तक कि मेलानोपोस्टाइटिस का सवाल है, तो इसमें रस्टॉक्स शूटिंग पेन, इचिंग एंड स्टिंगिंग वेसिकल्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। सल्फर आप जैसा कि जानते हैं कि क्रॉनिक रेमेडी है, क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो इसमें देखते हैं कि रिकरेंट बेलानाइटिस, आप एक बार दवाई दिए, एक्यूट दिए, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर से वो पेशेंट आता है कि बेलानाइटिस फिर से हो गया, और वो उसके साथ साथ इचिंग, सीवियर इचिंग रहती है और अनहेल्दी स्किन वर्स फ्रॉम हीट एंड बेदिंग। इसमें सल्फर एक क्रॉनिक रेमेडी जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफाइटिस, थिक स्टिकी डिस्चार्ज, पुरलन डिस्चार्ज हमने देखा था नाइट्रिक एसिड, मर्क्सॉल। ग्राफाइटिस की अगर बात करते हैं तो इसमें स्टिक थिक स्टिकी डिस्चार्ज होता है, क्रैक्ड स्किन एंड फिशर्स, suited for eczema prone individuals। पेट्रोलियम में इसके साथ देखते हैं कि ड्राइनेस एंड क्रैकिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड फोरस्किन, नोटेबली वर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। सॉरी, दो बार आ गया विंटर। तो ग्राफाइटिस और पेट्रोलियम हम देखते हैं कि क्रैक्ड स्किन्स जो रहता है उसके लिए बहुत यूज़ करते हैं ठंडियों के मौसम में। तो उसमें अगर बेलेनाइटिस की अगर बात करते हैं या बेलेनोपोस्टाइटिस की अगर बात करें, क्रैक्ड स्किन और फिशर जो होता है उसमें अगर थिक स्टिकी डिस्चार्ज आता है तो ग्राफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। और अगर क्रैक होता है फोरस्किन और ग्लैंड्स का दोनों का, और ड्राइनेस, ड्राइनेस की दूसरी हमने दवाई बात करी थी कैलेडियम की, और पेट्रोलियम भी ड्राइनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए कोई भी एक अगर
बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सी दवाई हमारे पेशेंट के लिए यूज़ करनी चाहिए? कोई भी अनम्यूट करके अगर बोल सकते हैं, कोई थॉट अगर आता है कि इस पेशेंट में, क्योंकि इसमें सिम्पटम्स हैं, कॉमन सिम्पटम्स हैं और इसमें से इतनी सारी दवाई निकली और जलन काफ़ी था इसमें पेशेंट में, तो इस पेशेंट में हम कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? चलिए, मैं केस को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि जब पेशेंट हमारे पास आया था तीसरे दिन, तो तीसरे दिन जब पेशेंट आया तो अ, साथ में ये भी बताया कि उसके यूरिन के टाइम पे पस निकल रहा है। पस अगर देखते हैं तो फिर हम काफ़ी सारी दवाई इसके बारे में सोच सकते हैं कि पस के लिए मक्सॉल आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, या फिर अगर स्टिकी डिस्चार्ज है तो ग्राफाइटिस भी आ सकता है। तो मगर इस पेशेंट ने एक पिक्चर ला के दिखाया हमको। क्या ये चित्र दिख रहा है मैडम? हेलो? यस यस सर, दिख रहा है। ओके, ओके। तो ये जो दिख रहा है, पेशेंट जब पेशाब कर रहा था तो ये कपड़े पर इसको लेकर फोटो लेकर आया कि ये जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा येलोइश वाइट पस है। ये पस वहाँ से निकला, जब पेशाब कर रहा था तो प्रीप्यूस के निकले नीचे से उसको पस निकला। उसने दिखाने के लिए उसके साथ लेकर आया। तो ये अगर देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे स्टार्टिंग में कहा कि सिम्टम्स अगर पेशेंट के कॉमन सिम्टम्स हैं, आपकी डिजीज़ अगर डिजीज़ डायग्नोसिस आपकी करेक्ट है, मेलानोपोस्टाइटिस आपने सोचा है और इन्फ्लेमेशन क्योंकि है, तो ये सब सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं। पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ये सब तो इन्फ्लेमेशन के कॉमन साइंस हैं। और इसके साथ अगर कंकॉमिटेंट्स देखें तो थर्स्टलेसनेस तो है ही, उतनी भी कुछ ज़्यादा पेक्यूलियर नहीं है। वीकनेस तो है क्योंकि वो पेन की वजह से सो नहीं पा रहा है, तो वीकनेस है। तो अगर इसको साइड में रखते हैं तो हमारे पास बचता क्या है? एग्जामिनेशन फाइंडिंग ही बचता है। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग और ये कैरेक्टरिस्टिक पस, अगर इसको देखते हैं हम रेपर्टरी में कहीं खोज करते हैं कि इसका क्या मतलब निकालना है और कैसे निकालना है, तो मैंने रेपर्टरी में सिर्फ सर्च किया इन्फ्लेमेशन, पेनिस, ग्लैंड्स, और उसमें से मुझे एक ही रेमेडी मिली। ये देखेंगे कि ये मेल जेनाइटल का चैप्टर है, इन्फ्लेमेशन रूब्रिक, सब रूब्रिक पेनिस, ग्लैंड्स और पस अंडर द प्रिप्यूस। तो इसमें एक ही रेमेडी है, जैकरेंडा। और क्योंकि मैंने ये देखा कि ये एक ही रेमेडी है और वो भी पेक्यूलियर है, तो इसका मैंने रेफरेंस किया मेटीरा मेडिका में। तो देखते हैं कि जैकरेंडा करोबा क्या है। तो इसमें मेल म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन पे काफ़ी इसका प्रभाव रहता है, इसका प्राइमरी एक्शन है। और की इंडिकेटर इसका क्या है? स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स एंड प्रेप्यूस accompanied by a creamy और येलोइश वाइट डिस्चार्ज। वाइट रहता है या फिर क्रीमी रहता है या फिर येलोइश वाइट डिस्चार्ज। जैसे कि हम हमारे पेशेंट ने पिक्चर लेकर आया था, तो इसमें हमने देखा कि ये सिम्टम मैच हो रहा है। और डिफरेंशिएट इसको मर्क्यूरी से कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें ऑफेंसिव थिन डिस्चार्ज है। जैकरेंडा इज ऑफन इंडिकेटेड फॉर फिजिकल सोरनेस, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक यूरेथ्रल इचिंग। इचिंग तो हमारे पेशेंट में ज़्यादा नहीं थी, मगर ये जो सिम्टम था या फिर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग जिसको कहते हैं, अगर ये अगर देखते हैं तो इसमें जैकरेंडा फिट हो रहा था। और मैंने एक ट्रायल के हिसाब से जैकरेंडा को इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, 200 पोटेंसी 4 टाइम्स अ डे, क्योंकि पेन काफ़ी था, इसके ससेप्टिबिलिटी का ध्यान रखते हुए इसको 200 पोटेंसी से मैंने शुरुआत की और उसको क्यूडीएस दिया 2 दिन के लिए और उसके बाद बुलाया था।
दुर्भाग्यपूर्ण पहले दिन मैंने फ़ोटो नहीं निकाला और उसका फिर उसके बाद जो फ़ोटो मैंने निकाला वो ऐसा था। ये तो अभी थोड़ा-सा प्रोप्यूस थोड़ा-सा हिल चुका है। जब पहले दिन आया था जकरंडा देने से पहले, ये जो पार्ट है इतना ही दिख रहा था। सिर्फ उसका मियाटस विजिबल था, बाकी इसके फोर स्किन कुछ भी विजिबल नहीं था। ये 2 दिन के बाद की पिक्चर है। तो इसको हमने देखा कि ये पेन उसका काफ़ी कम हो चुका था ऑलमोस्ट। या सूजन तो पूरी गई थी, रेडनेस भी कम था और रेडनेस सिर्फ मियाटस पे अगर देखते हैं कि सिर्फ मियाटस के जगह पे उसको रेडनेस है और फोर स्किन का डिस्कलरेशन धीरे धीरे फ्रॉम रेड टू नॉर्मल स्किन आ रहा था और रिट्रैक्शन इतना ही पॉसिबल था, उससे ज़्यादा उसको करना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। फर्स्ट दिन जब ये आया था तो ये जो भाग है और ये भाग पूरी तरह लाल था और इसको इतना ही रिट्रैक्ट कर सकते थे, उसके नीचे स्मैग्मा भरा हुआ था और थोड़ा सा पस भी था। तो ये थी तस्वीर, ये चित्र था 25 अक्टूबर का। 22 अक्टूबर को हमारे पास पेशेंट आया था, 2 दिन के बाद वो हमारे पास वापस आया। तो इस बार ये देखा कि हमने, क्योंकि ये पेशेंट के इसके साथ साथ हाथ में काफ़ी स्केलिंग थी और क्योंकि एक्यूट फेज हमको लगा कि ये ठीक हो चुका है अभी, तो इसके एक डीपर एक्टिंग रेमेडी देनी चाहिए, तो हमने इसको सल्फर दिया 200 एक डोज सुबह में लेने बोला उसको। मगर 5 दिन के बाद जब ये आया वो, तो उसको अपने जो क्रॉनिक सिम्टम्स थे कोल्ड के थे वो सब फिर से आने लगे थे और इस बार हमने उसको रिपीट किया इन्वेस्टिगेशंस। तो इस बार 13,400 उसकी टोटल काउंट थी और पस सेल्स 6 to 8 हो गए थे। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि 25 से 24 तक उसके पस सेल्स थे, इस बार घट के उसको 6 to 8 पस सेल्स थे, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं थी और साथ ही उसको यूसिनोफिल 8 थे क्योंकि उसको एलर्जिक राइनाइटिस ऑलरेडी थी। तो इसको हमने फिर देखा कि इसको पेन वापस से थोड़ा सा बढ़ने लगा था और जो ये है 30 अक्टूबर का चित्र, देखते हैं कि ये फोर स्किन अभी भी उसको वहाँ पे लगा हुआ है और रेडनेस फिर से आने लगी थी। तो इस बार हमने ये ध्यान दिया कि शायद अक्यूट इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहिए था, अक्यूट को थोड़ी दिन और रखना चाहिए था। सल्फर को हमने बीच में दिया कि अक्यूट का कोर्स कंप्लीट कर सके। फिर हमने देखा कि जैकरेंडा का फिर से इंडिकेशन आ रहा है, तो हमने जैकरेंडा फिर से कंटिन्यू किया और इस बार टीडीएस दिया उसको। इसके बाद अगर देखते हैं कि ये है 1 नवंबर का, 2 दिन के बाद अगर देखते हैं कि ये जो रेडनेस थोड़ा सा कम हुआ है मगर अभी भी रिट्रैक्शन पूरी तरह पॉसिबल नहीं है और पेन थोड़ा बहुत था और टेंडरनेस अभी भी बहुत था इसको। तो हमने इसको 200 से 1 एम किया सिंगल डोज 2 दिन के लिए और 5 नवंबर को जो आया तो पूरा स्किन फोर स्किन पूरी तरह रिट्रैक्ट हो चुका है एक्सेप्ट फॉर वन स्पॉट हियर विच वाज स्टिल अटैच्ड। पस पूरी तरह जा चुका है, रेड और स्किन का कलर चेंज हो रहा है और इसको हम देखते हैं कि ये टेंडरनेस भी काफ़ी कम था। तो इसको हमने प्लेसिबो पे ही रखा और कुछ ज़्यादा दवाई दी नहीं क्योंकि उसकी सर्दी भी थोड़ी सी कम थी और इसको हमने फिर 2 सप्ताह बाद बुलाया। तो ये देखते हैं 22 नवंबर का है क्योंकि उसको सर्दी थोड़ी वापस से आने लगी थी, उसका जो क्रॉनिक सिम्टम है तो वापस आया था हमारे पास। इस बार हमने उसको नाइट्रम सल्फ 6x पे रखा था और इसके लिए काफ़ी कुछ सिम्टम्स तो थे नहीं और पूरी तरह ठीक हो रहा था, तो इसको हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं है और ये अभी बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ उसको सर्दी भी जो है उसका क्रॉनिक ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर देखते हैं कि इसका टाइमलाइन फॉलोअप का टाइमलाइन जैसा है
पहले सीवियर सिम्टम्स थे, फिर ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ और कंप्लीट रिकवरी। तो ये मेरा भी पहला अनुभव था जैकारोंडा के साथ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था कि इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये रेमेडी हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। मैंने तो पहली बार किया, आप में से किसी ने किया होगा तो आपका अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं एंड में। और अगला जो केस है, एक 14 वर्षीय बालक है जो स्टूडेंट था, हॉस्टल में रहता था। और जब हमारे पास इससे पहले वेस्कुलर इरप्शंस के लिए इलाज हुआ था इसका, वो इस बार जब ये आया 10 दिसंबर 2025 को आया था। इसको प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इसके थे डिफिकल्टी इन यूरिनेशन और पेनफुल रिट्रैक्शन और इन्फ्लेमेशन था। और इससे पहले जो डॉक्टर ने देखा था, डॉक्टर को ऐसा लगा कि ये फाइमोसिस है, इसको सर्जरी की आवश्यकता है। तो फिर मेरे पास जब रेफर हुआ केस, तो मैंने उसको एग्जामिन किया। उसका जो रिट्रैक्शन पेनफुल था वो फाइमोसिस की वजह से नहीं था। इसका जो फाइमोसिस था, इसके सॉरी, फाइमोसिस नहीं था, इसको इसको पेनफुल रिट्रैक्शन था, इसीलिए वो किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। तो इसलिए जो पहले जो डॉक्टर थे उनको भी लगा कि फाइमोसिस है, और क्योंकि मैंने उसको आश्वासन दिया कि हल्के से करेंगे, तो पूरी जब मैंने कोशिश की उसको पीछे करने की, तो धीरे धीरे पूरा पीछे हो गया था। तो फाइमोसिस नहीं था, उसको दर्द की वजह से वो किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था, मगर इन्फ्लेमेशन बहुत था। इसके पिक्चर्स तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा तो पेशेंट थोड़ा सा शाय था, पिक्चर्स की परमिशन नहीं थी। और तो ये सिम्टम भी ऐसे ही थे जो पहले पेशेंट के थे, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेनफुल रिट्रैक्शन और इन्फ्लेमेशन। मगर इस बालक में, 14 साल के जो बालक था, इसको हमने देखा कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास कर रहा है, और हर हमेशा उसको जलन सी रहती है। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन के साथ साथ उसको जलन बहुत थी, और रिट्रैक्शन तो पेनफुल था, मगर यूरिनेशन के टाइम पे उसको जलन बहुत थी। और उसको जो स्वेलिंग थी, और उसके स्वेलिंग की वजह से वो यूरिनेशन करने के लिए उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि उसकी जलन जब भी यूरिन करता था तो बढ़ जाती थी। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करता था, और उसके बाद उसको जलन वैसी रहती थी। तो डर की वजह से उसको और बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, क्योंकि ये डर की वजह से पेशाब करने जा नहीं रहा था, उसको रिटेंशन हो रहा था, और हाइपोगैस्ट्रियम में उसको पेन शुरू हो गया था। तो इसका भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है कॉमन सिम्टम्स के साथ, मगर द ओनली थिंग विच वाज वेरी स्ट्राइकिंग वाज द काइंड ऑफ बर्निंग। बर्निंग की वजह से हमने उसको कैंथारिस दिया 200 सेकेंड आवरली, क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास एडमिट था, तो इसको हमने एडमिट किया था, क्योंकि वो उसका हाइजीन का भी ध्यान रखना था। हॉस्टल में उतना कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमने उसको एडमिट किया पेशेंट को, और उसको बताया कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्लीन करना है, और यूरिनेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब बताते हुए उसको एडमिट करके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और उसको साथ में थोड़ा सा हेडेक और फीवरिशनेस भी था, उसके लिए उसको स्टीम इनहेलेशन सजेस्ट किया था। और पेन 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा उसको रिलीफ था। और रिलीफ के बाद उसको हमने किया 1M, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट था उतना था नहीं, तो उसको हमने 1M किया। जैसा जैसा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा था, क्योंकि वो पेशेंट आईपीडी में एडमिट था, तो उसको जैसा जैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा था वैसे हमने डोसेज चेंज किया था। उसको 3 डोज गए थे 1M के, और उसके बाद आहिस्ते 2 दिन के बाद उसका पेन धीरे धीरे कम हुआ, और लास्ट में उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था नाइट्रम कार्ब निकला, उसको हमने नाइट्रम कार्ब देके डिस्चार्ज किया था। ये जो पेशेंट है, एक
ठीक 3 सप्ताह बाद फिर इसको वापस से ऐसे ही पेन हुआ, मगर इस बार सिम्पटम वाज़ रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड ओलिगोरिया। ओलिगोरिया के लिए हमने, क्योंकि वो प्रेशर के बाद कोई भी बाकी टेक्निक्स के बाद भी अगर नहीं कर रहा था, तो इसको हमने छोटा-सा कैथेटर पास करके उसको से यूरिन पूरा ड्रेन किया, तो उसको पेन पूरी तरह ठीक हुआ था। तो इस बार हमने उसको फिर से क्योंकि वो कैथेटराइज़ेशन के बाद थोड़ा-सा पेन और थोड़ी-सी हल्की-सी ब्लीडिंग थी, तो उसको आर्निका पे रखा और उसके बाद ये रिटेंशन का सिम्पटम भी कम हो गया था। इस बार बेलेनाइटिस नहीं था इसको, सिर्फ़ ये रिटेंशन था और उसके बाद उसको हमने स्कैनिंग करवाया, तो उसमें से रीनल कैल्कुलाई भी था, तो इसलिए हमने उसको लाइकोपोडियम से डिस्चार्ज किया था। तो ये 2 केसेस से हमने ये शिक्षा मिलती है कि इंडिविजुअलाइज़ेशन के लिए अ, ऑब्ज़र्वेशन कितना इम्पोर्टेंट रहता है। और ऑब्ज़र्वेशन में सिर्फ़, जैसे हम अक्सर कॉलेजेस में बात करते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन पेशेंट का नेचर कैसा है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, ये सब, उनका चाल-चलन कैसी है, ये सब देखने के लिए बोलते हैं। मगर अ, स्टूडेंट्स में एग्ज़ामिनेशन की जो टेक्नीक रहती है, ये आजकल बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन करने से पहले ही प्रिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करते हैं। आज के हमने केस में, जो दोनों केसेस में हमने देखा कि ऑब्ज़र्वेशन पे हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है, क्योंकि बाकी जब जो सिम्पटम्स थे, ये कॉमन सिम्पटम्स थे। ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे उसकी टोटलिटी बना के जो भी टोटलिटी मिलती है, उसका मेटी-रेमेडी का रेफ़रेंस आवश्यक हो जाता है और रेफ़रेंस के साथ-साथ उसकी जो पोटेंसी सिलेक्शन है, ये सब हमने ये 2 केसेस में देखा कि उसको एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग कैसे इम्पोर्टेंट रहती है, ओवरऑल क्योर करने के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस होम्योपैथी का कैसा है, बेलेनोपोस्टाइटिस में, बेलेनाइटिस में भी है। और एक केस था जो इस पावर पॉइंट में नहीं है, मगर एक 40 वर्षीय पुरुष था जिसको डायबिटीज़ था। वो उसको भी बेलेनाइटिस था बिकॉज़ ऑफ द डायबिटीज़। ही हैड रिकरेंट बेलेनाइटिस। तो उसको भी हमने नाइट्रिक एसिड से ठीक किया हुआ है, क्योंकि उसको कट्स जो थे, कट्स में से ब्लीडिंग, जैसे फिशर्स में जो ब्लीडिंग होती है, ऐसी ब्लीडिंग थी। तो वो नाइट्रिक एसिड से इम्प्रूवमेंट है उसको, और उसके क्रॉनिक रेमेडी नक्सोमी का है। तो उसके साथ-साथ जभी भी उसको बेलेनाइटिस होता है, तो नाइट्रिक एसिड से वो ठीक होता है। तो ये दोनों केसेस से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अ, ऑब्जर्वेशन को रेपर्टोरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ-साथ पेशेंट एज़ अ होल देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज एक्यूट बेलेनोपोस्टाइटिस की, तो एक्यूट भी अगर देखते हैं, तो उसके साथ-साथ कंकॉमिटेंट देखना, उसके जनरल्स में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जनरल्स में क्या चेंज आता है, वो भी अगर हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज़ थर्स्ट टू हिज़ इमोशनल ट्रिगर्स, ये सब देखते हुए हम उसको एक टोटलिटी पूरी पेशेंट एज़ अ होल देखते हैं, तो उसको पूरी टोटलिटी ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना आवश्यक हो जाता है। और इसके साथ-साथ उसको अगर आपके पास आईपीडी की सुविधा है, अगर कोई आप में से अस्पताल में जुड़े हुए हैं या फिर कॉलेज में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केसेस स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, बेड साइड ट्रेनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने भी वही किया, हमारे स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, या इनको सबको ऐसे केसेस में शिक्षा देने के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉजेज़ में हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो अ लाइफ़स्टाइल और हाइजीन पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी दवाई जब देते हैं, तो उसके साथ-साथ ये एडवाइस भी देना बहुत ज़रूरी है कि उसके हाइजीन को और उसके डाइटरी चेंजेज़ को कैसे मेंटेन करें। डायबिटीज़ अगर पेशेंट को है, तो डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना अगर ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट क्यूर के लिए मेंटेनिंग कॉज़, अगर डायबिटीज़ मेंटेनिंग कॉज़ है बेलेनोपोस्टाइटिस के लिए या बेलेनाइटिस के लिए या फिर पोस्टाइटिस के लिए, तो उसको
डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आवश्यक है। उसके लिए आप जो भी डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है या उसकी क्रॉनिक रेमेडी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये रिकरेंस की परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। डाइटरी एडवाइस और इसकी इम्यून सिस्टम को अगर सपोर्ट करना है तो डाइटरी एडवाइस भी आवश्यक हो जाता है। साथ में उसका अगर स्ट्रेस रिलेटेड अगर कोई क्योंकि आपने देखा कि कॉजेस में लो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉजेस। तो अगर इम्यूनिटी स्टेटस पे स्ट्रेस अगर काफ़ी प्रभाव कर रहा है, तो उसके ऐसे पेशेंट्स में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या फिर योगा है या फिर मेडिटेशन है, ऐसे भी अगर एडवाइस हम देते हैं, क्योंकि ये सब हो जाते हैं क्योंकि होम्योपैथ का जॉब सिर्फ दवाई देकर भेजना नहीं है। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसका लाइफस्टाइल चेंजेस अगर मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो ये सब मेंटेनिंग कॉजेस, जैसा सैमुअल हैनीमैन ने अफोरिज्म नंबर 5 में बताया कि मेंटेनिंग कॉज को ध्यान रखना ज़रूरी है और उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मेंटेनिंग हेल्दी हेल्थ एंड एक्सरसाइजेस, इसका भी ध्यान रखना है। जेनेटल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, खास करके अनसर्कमस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स में, अगर वो यूरिनेशन के बाद अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो उसमें से डिपोजिशन अगर हो जाता है तो स्मेग्मा बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। टाइट जीन्स और ये टाइट क्लोथिंग अगर पहनते हैं, अगर समर में बहुत सारा स्वेटिंग की वजह से वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और केमिकल इरिटेंट्स अगर यूज़ करता है कोई, बॉडी वॉश अगर कोई यूज़ करता है, तो इसमें भी केमिकल इरिटेशन अगर, क्योंकि वहाँ की जो स्किन रहती है काफ़ी सेंसिटिव रहती है, क्योंकि म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो रहता है उसमें सेंसिटिविटी काफ़ी रहती है। इसकी वजह से वहाँ का खास ध्यान रखना है बाकी बॉडी के साथ साथ, और क्लीन और ड्राई रखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो केसेस हमने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस जर्नल्स में भी मिलते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं कि बेलेनोपोस्थाइटिस में और एक्यूट एंड क्रॉनिक बेलेनोपोस्थाइटिस में एविडेंस के साथ ट्रीटमेंट दिया गया है और उसके क्योर के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे एविडेंस बेस्ड प्रोमिसेस के वजह से आगे चलने वाली स्टूडेंट कम्युनिटी को इसमें प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे केसेस भी हम हैंडल होम्योपैथी से कर सकते हैं। और अगर इंटीग्रेटिव अप्रोच अगर करते हैं, कन्वेंशनल केयर के साथ साथ होम्योपैथी दवाई भी अगर देते हैं, जहाँ भी उपलब्ध है और सुविधा है कि ऐसे कन्वेंशनल सेंटर, क्योंकि जिम्स हॉस्पिटल हमारा इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हम एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये चांस मिलता है कि हम सर्जन के साथ एक्यूट इमरजेंसीज भी हैंडल कर सकते हैं। आईसीयू में भी हम होम्योपैथी का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ ऐसे पीडियाट्रिक केसेस में भी बहुत सारे पेशेंट्स को हम होम्योपैथी से साथ साथ कन्वेंशनल केयर के साथ दे सकते हैं। और ऐसे केसेस में रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर कोई देखना चाहता है कि कंट्रोल ग्रुप के साथ अगर होम्योपैथी का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें भी स्कोप बहुत मिलता है इसमें। तो ये जो 2 स्टडीज़ हैं, बेलेनाइटिस विथ फीवर अनरिस्पॉन्सिव टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट शोड मार्क इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक इंटरवेंशन। एक स्टडी थी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं। तो ऐसे क्लिनिकल एविडेंस अगर मिलता है प्रूव करने के लिए बेलेनाइटिस में होम्योपैथी का क्या रोल है, तो हम ऐसे वेबिनार्स में या फिर सेमिनार्स में ऐसे डिस्कस करके बाकी लोगों का बाकी लोगों को योगदान दे सकते हैं उनकी नॉलेज बढ़ाने में। पैराफाइमोसिस का भी एक केस है, एडोलेसेंट पैराफाइमोसिस एंड बेलेनाइटिस का। एंड ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हमें और प्रोत्साहन मिलता है। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चंस और डिस्कशंस हैं तो आई विल बी ईगर टू टेक देम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, काइंडली एनरिच करें।
डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। सर हमारे पास अभी 10 to 12 मिनट्स बचे हुए हैं, जब तक कोई क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें आप कुछ थेरापेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अगर मेडिसिन के बारे में चर्चा करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन अभी तक रेज नहीं हुआ है, ना ही किसी ने हैंड रेज किया, ना कोई चैट बॉक्स में किसी ने कोई कमेंट किया है। थेरापेटिक्स का तो मैं अभी पिछले स्लाइड्स में बोल चुका हूँ, बेलेनोप्रोस्टाइटिस के जितने भी रेमेडीज थे। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका मैं उत्तर देने के लिए सर इसमें बुफो, हाँ मैं एक, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जी। सर इसमें बुफो का क्या रोल है, बुफोराना का? बुफोराना मैंने एपिलेप्सी में बहुत इस्तेमाल किया है, इस बेलेनोप्रोस्टाइटिस में तो मैंने देखा नहीं है। अगर आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं इसमें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बुफो का तो रोल अभी तक मैंने, मतलब इस तरह के पेशेंट ही मेरे पास नहीं आए हैं, बट मैंने अपने सीनियर को कभी ऐसा देखा जरूर है इस तरह के केसेस में कि वो बुफो का उन्होंने यूज किया है, मैंने सुना है। दैट्स व्हाई मैं अच्छा जी। आपसे ये क्वेश्चन मैंने किया कि इसका किस तरह से इसका क्या रोल है, और इस पे किस तरह से वो उसका वर्क है। मैंने ऐसे केसेस में बुफो तो नहीं इस्तेमाल किया है। बुफो मैंने एपिलेप्सी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने। ग्लैंस पेनिस में भी बुफो का रोल है सर? नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं जाके ज़रूर इस पर पढ़ूंगा, इसको देखूंगा क्या है। मैंने काफी सीनियर से इस पे एक, मतलब उन्होंने ही एक बार सजेस्ट किया था कि आप इसको ट्राई करके देखो, तो मेरे अच्छा। पास इस तरह के कोई केसेस आए ही नहीं, इसलिए मैंने कभी कुछ इस तरह का ट्राई नहीं किया। वैसे आपने बहुत अच्छा, मतलब इंडिकेशन जितने भी आपने मेडिसिन के बताए थेरेपेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और जो भी मेन मेन तो है कि टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, तो टोटालिटी के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन आएंगी वो तो वर्क करेगा ही। डेफिनेटली कर। बिल्कुल। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, काइंडली सर प्लीज शेयर। डॉक्टर राम परवेश सर, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जस्ट अ मिनट वेट सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सर आप अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है आपके पास क्या? क्योंकि मैं होस्ट नहीं, मैं को होस्ट हूँ, और मैं मोबाइल से मैंने शेयर किया, तो वो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं कि मैं आपको म्यूट करूँ। हाँ मेरे पास वो ऑप्शन, मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है ना, मैं तो मुझे ये ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं कि मैं कैसे आपको अनम्यूट करूँ। जस्ट अ मिनट, देख रही हूँ सर। हाँ यस यस सर, चलिए हाँ, अब आप अनम्यूट हो। यस सर आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं सर। मैंने किया, मैं अनम्यूट किया मैं। थैंक यू सर हाँ यस दीपमाला। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन हम्म। डॉक्टर मोहम्मद इरफान शाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से डील किए मेडिसिन को, बेलानोपोस्टाइटिस का। लेकिन फाइमोसिस के बारे में भी बताए आप कि फाइमोसिस, मनु लग रहा था कि फाइमोसिस है लेकिन इरप्शन था। असल बात है कि ये सब केस जो है आता है बच्चों में ज्यादा करके, हम देखते हैं। हम तो ज्यादा करके मर्क सॉल से ठीक करते हैं। अच्छा। मर्क सॉल मेरा इसमें बहुत ज्यादा काम करता है, और जब भी जो है आती करते हैं तो मर्क सॉल दवाई देते हैं और बहुत बढ़िया काम करता है। इस समय ऐसे बहुत सी दवाइयां हैं, कैंथरीज हमारी बेस्ट मेडिसिन है, कैंथरीज भी देते हैं। तो बहुत बढ़िया आपका सलाह और आपका विचार, आपने जो प्रेजेंटेशन दिए, बहुत अच्छा केस भी जो बताए, तो धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। खान साहब फिर आइए। आप होम्योपैथिक में, हमारा होम्योपैथिक का एक वेबिनार बहुत अच्छा है, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक का ये व्यवस्था है, समझे ना। जी सर। और आगे बढ़ेगा ही, हम लोग जब लगे रहेंगे तो होम्योपैथिक एक नंबर में आएगा, और इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, हम लोग सिम्टोलॉजिकल इलाज करते हैं।
लेकिन एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे मान लिया सिम्टोलॉजिकल है, सिम्टोलॉजिकल एंगल, मियाजमेटिकल एंगल, पैथोलॉजिकल एंगल। तो मियाजमेटिकल एंगल से बहुत ज्यादा क्योर होता है। जो हमारा मियाज, यदि मियाज क्रोनिक केस विदाउट मियाजमेटिकल एंगल से ट्रीटमेंट, क्रोनिक केस जो है मियाज के लिए बहुत जरूरी है। किंग ऑफ एंटीसोरिक मियाज सल्फर, सल्फर। क्वीन ऑफ एंटीसोरिक मियाज सोरिनम, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मियाज पूजा, क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक मियाज मेडोरिनम, एंड क्वीन ऑफ एंटीसिफिलिटिक मियाज सिफिलिनम, then queen of anti-syphilitic miasm Merxol, king of anti-syphilitic miasm Merxol, and queen of anti-syphilitic miasm जो है सिफिलिनम। तो हमारा नो सोड का भी इसमें रोल बहुत जबरदस्त है और तो है ही किंग। तो वेरी वेरी थैंक यू सर। मर्क्सॉल का हमने भी देखा है सर, काफी इम्प्रूवमेंट होता है, मगर ये केस में मुझे लगा कि कुछ और ट्राई करके देखते हैं, इसलिए मैंने जैकरेंडा ट्राई किया, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, इसलिए ये केस हमने शेयर किया आज। थैंक यू डॉक्टर राम प्रवेश सर, आपने अपना अच्छा ओपिनियन दिया। और किन्हीं को कुछ कहना है, इन पे कुछ भी टिप्पणी हो या कुछ भी, आप कोई कमेंट्स कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर हेमंत सिंह, डॉक्टर गंगा सागर सिंह, जो भी हमारे पास है ऑडियंस है, कोई कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास लास्ट के 2 और 3 मिनट्स बचे हुए हैं। रेडी हो जाइए ना, चेंज कीजिए बाकी, बस 2 मिनट है। डॉक्टर हेमंत सिंह, यस सर, जस्ट अ मिनट वेट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस यस सर। सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने आज इंस्टेंट पहली बार जैकरेंडा नई वर्षन पढ़ी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ ये सर आ रही है। अच्छा, हमें नहीं आ रही है। मैंने इनको आज पहली बार सुना, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। आपने सारी चीजें काफी विस्तृत और अच्छे तरीके से बताई, और एक नई मेडिसिन पढ़ने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया कि आपको जैकरेंडा भी पढ़नी चाहिए। अभी हम एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक ऐसे मेडिसिन पढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह की मेडिसिन जो आती है उनको हम कहीं ना कहीं छोड़ते जाते हैं कि पता नहीं ये कितना कवर करेगी, इतनी बड़ी डिजीज है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें नहीं, एक बार को ट्राई करना चाहिए। जैसे आपने ट्रायल बेस पे इसको दिया, तो हमें ट्राई करना चाहिए इस तरह की मेडिसिन को भी कि हाँ ये काम कर सकती है। अगर देखते हैं पेशेंट कितना वेट कराता है या कितना, फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट आप पे कितना बिलीव करता है, कितना आपको भरोसा रखता है कि आप दोबारा लौट। ऐसे ट्रायल हम तभी कर सकते हैं जब पेशेंट का हमारे ऊपर पूरा भरोसा हो, है ना। लेकिन मैं इसको करूंगा, मैंने एक नई मेडिसिन पढ़ी, इसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद IFPH का भी, जिसने प्लेटफॉर्म दिया जहां सभी लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है। और जैसा कि सर ने आपने बताया कि सर ने एक न्यू मेडिसिन आपको, हमें हर किसी को अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये एक मेडिसिन के बारे में बताया कि आप इसे भी ट्राई करके देखें कि अपना क्या आपको रिजल्ट आता है। तो वैसे ही हम सभी को अपने ये IFPH फोरम देता ही हमें, इसलिए मतलब हर दिन कुछ नया सीखने को, और अपनी क्लिनिकल में आप इस चीज को यूटिलाइज करें, उसे भी यूज करें और देखें इसका क्या रिजल्ट है। सो थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद इरफान सर, आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही हम लोग के लिए, हाँ बहुत ही हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। धन्यवाद, आभारी हूँ कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा डिस्कस होगा, 5 अप्रैल का टाइम मुझे मिला है, तो मैं LVEF पर डिस्कस करूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक मछली यू। और विद ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जैसे। यस यस, थैंक यू सर। और जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा हिंदी सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है, तो थैंक यू IFPS के हेलो बिहाफ में सर। मोहम्मद साहब, आप यस जो सर, नया मेडिसिन बताए, जकरंडा बताए ना, जी सर। हाँ यस यस सर। तो बहुत अच्छा रोल है उसको मूत्र मार्ग पर। नया थोड़े, वो तो बोरिक में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बोरिक में जो है पेनिस के लिए इतनी बढ़िया दवाई है वो। बहुत बढ़िया। हमने पहली बार इस्तेमाल thank किया you. इसलिए ना हमारे लिए नया है। थैंक यू सर। अब एक्चुअली हमारा टाइम हिंदी सेशन का खत्म हो रहा है, सो धन्यवाद। अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर करिए। ओवर टू यू सर, डॉक्टर धनेश सर।